के बाद रुख मध्य प्रदेश का करते हैं, जहां 24 सीटों पर उपचुनावों का रोमांच जोर पकड़ रहा। लिहाजा अब बात सत्ता के संग्राम की। तो मुरैना जिले की बेमिनी बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती है, लेकिन बीते 2 चुनावों में मतदाताओं ने बीजेपी का साथ छोड़ा है। साल 1998 से बीजेपी लगातार इस विधानसभा क्षेत्र में जीत दर्ज कराती आ रही है, लेकिन 2013 के चुनाव में बसपा ने बड़ा उलटफेर किया। इसीलिए 2018 में भी मतदाताओं ने यहां बीजेपी को दरकिनार कर पंजे के प्रत्याशी को अपना विधायक बनाया। वहीं अब दल बदल के चलते दिल्ली में उपचुनाव होना है। इस सीट पर बीते 3 चुनाव देखे तो हर बार अलग अलग पार्टी का प्रत्याशी जीता है। किसी भी एक दल ने लगातार 2 बार बाजी नहीं मारी। ऐसे में कांग्रेस के लिए यहां सबसे ज्यादा मुश्किल नजर आ रहे हैं। खैर, ये पुराने आंकड़ों के आधार पर कहा जा रहा है। इस सीट की नई कहानी तो उपचुनाव के नतीजे ही करेंगे। इस विधानसभा क्षेत्र के सियासी समीकरणों को विस्तार से बात करें, चलो इसके पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। मुरैना जिले की 5 सीटों पर उपचुनाव, हर विधानसभा क्षेत्र में संघर्ष, कहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर तो कहीं त्रिकोणीय मुकाबला। बड़ा सवाल, दिमनी के दंगल में किसकी होगी जीत? गिरिराज दंडोतिया की कांग्रेस से बगावत कर इस्तीफा देने की वजह से दिमनी में उपचुनाव होना है। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र की राह पर चलते हुए बीजेपी में शामिल हुए गिरिराज दंडोतिया कमल के चुनाव चिन्ह से मैदान में होंगे, जबकि उनके खिलाफ दमदार प्रत्याशी उतारने की कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है। हालांकि यहाँ कांग्रेस का चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। दरअसल केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के प्रभाव वाली ये सीट बीजेपी का गढ़ रही है। 1980 से लेकर 2018 तक इस विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने 6 चुनाव जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 2 और बसपा को 1 बार कामयाबी मिली है। बीते 3 चुनाव पर नजर डालें तो 2008 में यहाँ बीजेपी के शिवमंगल सिंह तोमर जीते, जबकि 2013 में बसपा के बलवीर सिंह दंडोतिया ने बाजी मारी और 2018 में कांग्रेस के टिकट पर गिरिराज सिंह ने 18,000 से भी अधिक मतों के अंतर से बीजेपी के शिवमंगल सिंह को हराया था। खैर, अब गिरिराज बीजेपी के साथ हैं और संभवतः शिवमंगल को उनके लिए वोट मांगने होंगे। इस सीट के जातीय समीकरण को देखें तो यहाँ सबसे ज्यादा तोमर समुदाय के लोग हैं, जो चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति और ब्राह्मण मतदाता के वोट भी बड़ा फेरबदल कर सकते हैं। अगर बात समस्याओं की करें तो इस विधानसभा क्षेत्र में न तो बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हैं और न ही शिक्षा की स्थिति ठीक है। कई जगह सड़कें खस्ता हाल हैं, पेयजल की भी समस्या है। उद्योग धंधे नहीं होने पर रोजगार के लिए लोगों को पलायन करना पड़ता है। अपराधों के ग्राफ में भी कोई कमी नहीं हुई। अब ऐसी स्थिति में दिमनी के 2 लाख से ज्यादा मतदाता किससे अपना माननीय चुनते हैं, असल रोमांच इसे लेकर है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो दिल्ली में उपचुनाव का दंगल कैसे रहेगा, इस पर बात करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हैं। दिल्ली से लाइव जुड़े हैं स्वराज संवाददाता हमारे राकेश तोमर। इसके साथ ही बात होगी बीजेपी और कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों से भी। सबसे पहले रमेश जी, यही अगर हालांकि ये कह नहीं सकते, पिछले 3 चुनाव लगातार अलग अलग पार्टियों के जीते, अलग अलग नेता जीते, अभी 4था चुनाव है। क्योंकि ये उपचुनाव है तो इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है दिल्ली में ये बीजेपी की सीट रही है ज्यादातर? मुंशीलाल आप भी जानते हैं, जब सुरक्षित रही है तो लंबे समय तक वो जीतते रहे, अजय कहे जाते रहे। बाद में 2008 में जब जनरल सीट हुई तब ये उलटफेर थोड़ा सा इधर उधर होने लगा। तो क्या लगता है रोमांच कैसा रहेगा? आप वहां के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, त्रिपाठी जी दिल्ली सीट पर रोमांच तगड़ा रहेगा। उसका कारण ये है कि ये ठीक है कि ये भाजपा के प्रभाव वाली सीट रही है, लेकिन अगर पिछले 10-12 सालों से जो भाव बसपा ने जो पकड़ बनाई है और कई बार बसपा का उम्मीदवार विजेता उम्मीदवार को से उसको मदद मिलती है। वोट जो के डिवीजन में जितनी जीत हुई है 2008 के बाद, चाहे वो भाजपा जीती हो या कांग्रेस जीती हो, वो त्रिकोणीय संघर्ष के कारण वो परिणाम को प्रभावित हुआ है। इस बार भी इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि यहाँ पर जो तीसरा कोण है वो मेन रिजल्ट को प्रभावित करेगा। और इसके अलावा इस सीट की जो दूसरी बड़ी विशेषता है, यहाँ पर थोड़ा सा जातिवाद वाला प्रभाव फैक्टर काम करता है। और ये काम, जैसा कि आपने खुद भी तोमर, ब्राह्मण और एससी का बताया, ये त्रिकोण तो है ही। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि ठाकुरों में, क्षत्रियों में जो सब कास्ट है वो भी प्रभावित करती है, ब्राह्मणों की सब कास्ट भी इसमें प्रभावित करती है। एससी वोट में जो सब कास्ट है वो थोड़ी सी कम प्रभावित करती है।
तो ये सारी चीजें इसमें असर करेंगी। दूसरा इसका एक और बड़ा काम इसमें काम करेगा, यहाँ पर पूरे चंबल ग्वालियर संभाग में पिछले काफी वर्षों से संघ के कैडर ने भी बड़ा काम किया है और यहाँ उन्होंने जिले में मुरैना जिले के आसपास जो है अब उन्होंने जो प्रखंड स्तर तक अपनी शाखाएं शुरू की थी। तो मैं समझता हूँ ये जो रिजल्ट पड़ेगा, दो चीज इस रिजल्ट को प्रभावित करेगी। एक बात तो ये है कि बसपा किसके वोट काट, बसपा की उपस्थिति रहती है क्या, और अगर रहती है तो वो किसके वोट को प्रभावित करेगी। मायावती जी ने अनाउंस कर दिया। हाँ, लेकिन मायावती जी कई बार एंड वक्त पर भी अपने निर्णय बदल लेती हैं। वो तो जिस दिन नामांकन वापसी की तारीख निकल जाए तब हमको समझना चाहिए। और दूसरी बात इसमें ये प्रभावित करेगी कि भाजपा का जो कैडर वाला वोट है वो इसका किस तरफ उसका रुझान है, वो कितना सहयोग करता है, ये दो चीजें चुनाव को प्रभावित करेंगी। जी, तो तोमर जी हमारे दिमनी से ही है, दिमनी में है वो। तोमर जी, क्या लगता है आपको? पहली बात तो ये कि गिरिराज दंडोतिया जी ने अभी 1.5 साल पहले ही हराया था शिवमंगल सिंह तोमर जी को। वो कितना साथ दे रहे हैं? उनके अपने मतदाता हैं, तोमर मतदाताओं में उनकी जो ठाकुर मतदाता हैं, राजपूत मतदाता, उनकी अच्छी खासी पकड़ है। तो दंडोतिया जी का वो कितना साथ दे रहे हैं, और अगर बीएसपी लड़ती है तो क्या पोजीशन होगी? जी, जो दिल्ली विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ का सियासी जो गणित है वो काफी चेंज हो जाता है एन वक्त पर, जब मतदाता बंधु सोच लेते हैं कि कौन किधर जा रहा है। इस तरीके से यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जाति आधारित ध्रुवीकरण होता है, जिसमें ठाकुर जो मतदाता बंधु हैं वो ठाकुरों के साथ में चला जाते हैं। कोई भी किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए आए, और जो ब्राह्मण वर्ग है वो भी एक काफी बहुत बड़ा वोटर कैडर वोटर है, जो कि काफी मात्रा में जो भी ब्राह्मण जाति के उम्मीदवार होते हैं किसी भी पार्टी से वो आए, वो उस तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो निम्न वर्ग का वोट है वो वाकई में यहाँ पे जिस तरफ जाता है वही पार्टी यहाँ पर विजय प्राप्त कर लेती है। जी, निम्न वर्ग वो तो जिधर जाता है। आपको अभी फिलहाल उपचुनाव में क्या लग रहा है? दल बदल से क्या कुछ नाराजी है जनता में? रहा एक सवाल। दूसरा, ठाकुर वोट कितने हैं, ब्राह्मण वोट कितने हैं? दिल्ली विधानसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ठाकुरों के वोट लगभग 80,000 के लगभग यहाँ पर ठाकुर मतदाता है, और ब्राह्मण मतदाता जो है वो भी कुल मिला के 70 से 80,000 के बीच में है। और अगर यहाँ पर जिस तरीके से गिरिराज दंडोतिया जो पहले कांग्रेस में थे, अब वहाँ से सीधा बीजेपी में उन्होंने सदस्यता ली है। और एक मिनट हम आपको रोकें। हमारे साथ पूर्व विधायक गिरिराज दंडोतिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरिराज जी, बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। मैं एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ। जी बोलिए। जी, आप उपचुनाव की तैयारी कर रहे हैं? बेहतर। बिल्कुल लगे हुए जनता में, जनता की सेवा में लगे हुए हैं हम। जी, चलिए, थोड़े हमको चिंता लग रही थी कि आपको शिवमंगल सिंह तोमर जी या दूसरे भाजपा के जो कैडर लंबे समय से भाजपा के संघ के लोग हैं, आप कांग्रेस से आए हैं अचानक और आपको टिकट मिल रही है, तो कितना आपका साथ दे रहे हैं? पूरा साथ देंगे, भरपूर साथ देंगे। और उन सबके प्रेम व्यवहार की वजह से तो हम लोग आए हैं। जी, नहीं तो उनके प्रेम की वजह से आए कि आप सिंधिया जी के कहने पे आ गए? सिंधिया जी के तो साथ हैं हम, तो वो भी तो हमारी विधानसभा के, हमारे क्षेत्र के थे, हमारे बीजेपी के नेता है वो। चले, तो जनता का साथ मिल रहा है, कार्यकर्ताओं का कितना मिल रहा है भाजपा के? भाजपा के कार्यकर्ता पूरी तरह से अपने काम में लगे हुए हैं। जनता भी सब बातों को समझती है। जिस विषय को लेकर हमने त्याग पत्र दिया था वो विषय जनता का ही था। क्योंकि हमने दिल्ली विधानसभा में चुनाव कोई पहली बार नहीं लड़ा था, 2008 में भी लड़ा था, 13 में भी नहीं लड़ पाए, फिर 18 में लड़ा। और चुनाव में हमने जो जनता से वायदे किए थे, पानी के, बिजली के, सड़क के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, है वो वादे पूरी तरह से विफल रहे। उनको सफलता नहीं मिली। दिल्ली विधानसभा में कोई काम नहीं हुआ। किसान का जो कर्जा ऋण माफी की बात की थी, 10 दिन में ऋण माफी की बात की राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने और कमलनाथ जी ने, तो वो ऋण माफ भी नहीं हुआ। और जब हमारे नेता श्रीमंत सिंधिया जी ने कहा कि 10 दिन की बजाय 15 महीने हो गए, आप ऋण माफ कीजिए किसानों का, नहीं मुझे मजबूरन किसानों के साथ सड़कों पर उतरना पड़ेगा। तो इस तारतम्य में
पत्रकारों ने पूछा तो कमलनाथ जी ने डायरेक्ट कहा कि वो उतर जाए सड़कों पर। वो इतने छोटे नेता नहीं है जिनकी ताकत से, जिनके परिश्रम से और जिनकी लोकप्रियता से मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी और हम जैसे विधायक चंबल क्षेत्र में और मुरैना जिले में 6-6 सीटें निकाल के दी। और उस लीडर से इस तरह का व्यवहार करना ये घोर अपमानजनक था कि जनता ने भी इसको स्वीकार नहीं किया है और जनता इसका उपचुनाव में जनता इसका जवाब देगी और दूध का दूध और पानी का पानी पिलाएगी। गिरिराज जी, आप हमारे साथ रहिए। हमारे साथ है रविंद्र सिंह तोमर जी भी, जो कांग्रेस के संभवतः आपके सामने प्रत्याशी होंगे, वो भी जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, गिरिराज जी बोल रहे हैं कि जनता का भी अपमान किया कमलनाथ जी ने, सिंधिया जी का तो किया ही। ऐसी स्थिति में उपचुनाव में दूध का दूध पानी का पानी होगा, बहुमत से वो जीतेंगे। ये तो जनता ही बताएगी उपचुनाव में। ये उपचुनाव जो आने वाला है जी, इसका जवाब तो जनता बताएगी। जनता बताएगी, लेकिन गिरिराज जी के साथ 18,000 की लीड थी। सिंधिया जी हैं, तोमर जी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर साथ में है, बीजेपी का कैडर बेस मतदाता उनके साथ में है, सरकार उनकी है। ऐसे में किस आधार पे आप कांग्रेस को बोल रहे हैं कि जीतेंगे? जनता बताएगी। अगर लोकतंत्र में ऐसा होता जी कि सरकारों की ताकत और प्रशासनिक मशीनरी की ताकत से सब कुछ हो जाता तो फिर चुनाव क्यों होता है? जी बिल्कुल, चुनाव तो इसीलिए होता है कि जनता का मत जानना है। जी, तो उसमें सिंधिया जी का अपना एक प्रभाव रहा है कांग्रेस के साथ, जिसके कारण वो जीते थे। देखिए, प्रभाव तो वो दिखाई दे रहा ना गुना शिवपुरी का लोकसभा चुनाव। हाँ, वहाँ का लोकसभा वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन दिगनी में तो है ना। ग्वालियर चंबल संभाग का ही हिस्सा है जी, वो भी ग्वालियर चंबल संभाग का ही हिस्सा है वो गुना शिवपुरी जी। तो आपका बेस मुद्दा क्या रहेगा कि आप चुनाव जीतेंगे? मुद्दा देखिए, मैं बताऊं, लोकतंत्र में जनता की सेवा भाव से, जो भावना से जो कार्य करता है जनता के बीच में और निष्ठा और ईमानदारी मन में रखता है, जनता उसको पसंद करती है। तो यहाँ निष्ठा और ईमानदारी गिरिराज जी पे नहीं रही। मैं कह तो रहा हूँ कि जनता उसका जवाब देगी अभी आने वाले चुनाव में। जी, गिरिराज जी आप सुन रहे हैं? रविंद्र जी कह रहे हैं जो। हाँ, सुन रहा हूँ मैं। आप उत्तर देना चाहेंगे? क्या उत्तर दो? सारी चीजें तुम्हारे सामने साफ हैं और जनता के साथ में जो कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में जिस तरह का हमारे मुरैना जिले के अंदर, जैसे हमारा एसटीसी कार्यालय विद्युत मंडल का मुरैना भिंड और मुरैना भिंड सोपुर का, तीनों जगह का यहाँ एसटीसी कार्यालय था। उस कार्यालय को डॉक्टर गोविंद सिंह अपने भिंड में ले गए। हम 6 विधायकों ने लिख के दिया कमलनाथ जी को कि ये कार्यालय मुरैना में लेना चाहिए। हम 6 विधायक जीत के दिए जनता ने, तो एक नहीं सुनी हमारी और वो कार्यालय भिंड में है आज। हाँ, जनता इसका जवाब इनको देगी। इन्होंने अपनी तेरी की है, इन्होंने मनमानी की है, इस वजह से आज हमको ये मतलब निर्णय लेना पड़ा। जी, रविंद्र सिंह जी आप कुछ कहेंगे? मैं तो इतना ही कहूंगा जी कि ये लोकतंत्र में सारी, अब सोशल मीडिया का जमाना है, हर नौजवान, हर घर का युवा ये समझता है कि कौन सा व्यक्ति सच बोल रहा है, कौन सा व्यक्ति झूठ बोल रहा है जी। और झूठ की राजनीति बहुत दिन चलने वाली नहीं है। इसकी भी एक लिमिट है और इसका जवाब आने वाले चुनाव में मिलेगा और सबको देखने को मिलेगा। जी, रमेश जी, गिरिराज जी आप हमारे साथ रहिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। रमेश जी, कोई सवाल आपका किसी से? नहीं, ठीक है। ये तो स्वाभाविक रूप से, अगर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ जो दंडोटिया जी से जी, कि एक चर्चा ये भी है कि आप लोगों ने जो दल बदल किया है उसमें पैसों का बड़ा लेन देन किया। अगर ये सवाल आता है तो इसका उत्तर क्या देंगे आप? इसका कोई सवाल नहीं है। जिसका हम चाहते हैं उसका किसी के पास सबूत नहीं है और बिना सबूत के ये बातें करते हैं। तो चाहे जो भी मौके हम भी लगा सकते हैं, आप भी लगा सकते हो। जिस पे लगाए, भगवान राम ने सीता पर भी राम के साथ में रावण के वहां से लौटी, तो वहां भी ये लोग, जनता थोड़ी ये सवाल कर रही है, ये लोग वो लोग कर रहे हैं जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं और कांग्रेस के लोग हैं जो कुंठित हैं। उन पर सरकार तो चली नहीं, उन पर सरकार तो सफरी नहीं है। दिग्विजय सिंह और गोविंद सिंह और कमलनाथ जी ने सरकार का तो सफाया कर दिया। अब ये आरोप लगा रहे हैं
ये बिल्कुल झूठे और निराधार आरोप है। इनको कोई सबूत हो तो जनता के सामने पेश करें, और नहीं ये माफी मांगनी पड़ेगी इनको, कोर्ट में भी जाएंगी। जी बिल्कुल। रविंद्र जी, ऐसे कर्ज माफी का मुद्दा तो अपने आप में उसी बहुत बड़ा मुद्दा है। उस आधार पे आप लोगों ने सरकार बनाई थी, और ये आप भी जानते हैं, कमलनाथ जी भी कह चुके हैं कि हम 50,000 तक का कर्ज माफ कर पाए हैं, ज्यादा नहीं कर पाए। तो ऐसी स्थिति में जनता आपसे पूछेगी कि कर्ज माफी आपने करने का वादा किया था, कहाँ चला गया? रविंद्र जी, पहली बात तो जो वायदे किए थे जी सरकार ने, आदरणीय कमलनाथ जी ने, उसमें 5 साल का समय जनता ने उन्हें दिया था जी। और मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जो प्रतिनिधि आपसे जो बात कर रहे हैं जी, मैं ये कहता हूँ कि सत्य के अंदर इतना तेज है, उसे हर आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता जी। झूठ के सामने व्यक्ति कितना गिर जाए इसका कोई और जोर नहीं है। जी जी। रमेश जी, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है आपको? हाँ, आ रही आवाज, आ रही है। नहीं तो आपकी बात पूरी हो गई क्या? सत्य, आप कुछ कह रहे थे कि झूठ तेज है, सत्य के अंदर इतना तेज है जी कि हर आदमी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा जी। और झूठ के सामने कितना गिर जाए उसका कोई और जोर नहीं है। ये सारे जवाब जनता के पास हैं, और जनता में जो प्रतिनिधि जा रहे जनता उसका जवाब अभी दे भी रही है और आने वाले चुनाव में देगी। चलिए, आने वाले चुनाव में गिरिराज जी, सत्य, वही जो कहा जाता है, सत्य पराजित नहीं होता है कभी भी, परेशान जरूर हो सकता है। सत्य सत्य रहता है, झूठ झूठ रहता है जी। यहाँ ये चंबल संभाग है, ये मुरैना जिला है, यहाँ बाहर की राजनीति, बाहर से आए हुए लोग राजनीति नहीं कर सकते हैं। यहाँ उनको नहीं पता है यहाँ के लोग कितने भले और ईमानदार हैं, इनको कोई बरगला नहीं सकता है। बाहर से कौन आके राजनीति कर रहा है वहाँ? बहुत लोग हैं बाहर से आके टिकट मांग रहे हैं, यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। यहाँ की जनता बहुत होशियार है, पढ़ी लिखी है हमारी तोमरघाट की पूरी जनता। नहीं तो बाहर से, तो इसे भी बाहर से क्यों प्रत्याशी बनाएगी कांग्रेस, जब वहाँ के स्थानीय लोग ही जीतते रहे हैं? लेकिन शिकायत यह है कि शिवमंगल सिंह जी नाराज चल रहे हैं थोड़ा सा। नहीं 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 नहीं, शिवमंगल सिंह जी से मेरी डेली बात होती है, मुलाकात होती है। शिवमंगल सिंह जी वैसे भी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और मेरे पड़ोसी हैं, और कोई मनमुटाव की कोई बात ही नहीं है। उनके साथ मिलकर हमें चुनाव लड़ना है, वो लड़ाएंगे जी। तो जनता के बीच में आप यही कहेंगे सीधे कि हमारे जनता के साथ विश्वासघात हुआ, आपके साथ विश्वासघात हुआ, सिंधिया जी का अपमान हुआ, इसलिए आपने दल बदल कर लिया? जो कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, जो कांग्रेस से प्रत्याशी घूम रहे हैं, इनको सबको पूछ लेना, इनका सबकी डायरेक्टरी निकाल लेना। इन्होंने मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, मेरे साथ में एक भी आदमी ने कांग्रेस के लिए टिकट मांगा था? मेरी सभा में कोई आया था? ये कोई कांग्रेस ही नहीं है, ये सब दलों में मिले हुए लोग हैं। इनकी कोई निष्ठा नहीं है, इनकी कोई सच्चाई नहीं है, इनका कोई चेहरा नहीं है। चलिए रविंद्र जी, ये तो बड़ी बात आ गई। अपना उल्लू सीधा करने के लिए राजनीति कर रहे हैं कि मौका मिल जाए तो हम काम करें अपना, भगें। ये काम नहीं है। हम जनता के बीच में 2008 में लड़े तो हम जनता के बीच में रहे, हमारा टिकट 2013 में कटा तो हम जनता के बीच में रहे, आज हम चुनाव जीते तो जनता के बीच में रहे, और चुनाव से इस्तीफा दिया है तो भी जनता के बीच में रहेंगे, और आगे भी जनता के बीच में रहेंगे। हम जनता के लिए मरेंगे, जनता के लिए जीतेंगे। और दमनी मेरा घर है, मेरा दिल है, और दमनी की हर जनता और मुरैना जिले की जनता के लिए मेरा तन मन बहुत काबा है। लीजिए रविंद्र जी, ये तो आप पे आ गई कि आप कांग्रेसी हैं ही नहीं। अब मैं बता दूं आपको, ये कोई पहलवान, वो दंगल, पहलवानी वाला दंगल नहीं है, ये चुनावी दंगल है साहब जी। इसको सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा, और ये सब जनता सुन रही है, समझ रही है जी। आपके तो प्रश्न चिन्ह लगा दिया कांग्रेस में होने को लेकर के। देखो ऐसा है, इनके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है किसी कांग्रेसी को जी। ये तो पता चल गया कि कांग्रेसी कौन है, कौन 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 क्या है, सब पता चल गया जी। और रहा सवाल इसका कि ये तो अपने उनसे पूछे, किनसे? वहाँ महाराष्ट्र जाकर के पूछे, यहाँ की क्या जरूरत है। चलिए महाराज से जाके पूछे। महाराज के तो अब भाजपा ही हो गए, अब कांग्रेसी थोड़ी ना है जी। क्यों साहब? ठीक है साहब, धन्यवाद जी। चलिए रविंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गिरिराज जी, आपका दोनों लोग शुभकामनाएं हमारी बहुत बहुत। एक बार अपने राकेश तोमर से बात चल रही थी शर्मा जी, पूछ लेते हैं। आखिर वो बता रहे थे कि 80,000 लगभग ठाकुर वोट है, ब्राह्मण मतदाता कितने हैं राकेश? जी त्रिपाठी जी, ब्राह्मण जो मतदाता की अगर बात करें तो ब्राह्मण मतदाता 70 से
60 से 70 हजार के बीच में ब्राह्मण मतदाता हैं, जो कि हमेशा किसी भी पार्टी से कोई भी उम्मीदवार ब्राह्मण का आ जाए वो उन्हीं के हो जाते हैं। रही बात, जिस तरीके से मैं एक बात कहना चाहूंगा डंडोतिया जी से, वो ये कहना चाह रहा था जिस तरीके से रविंद्र सिंह तोमर को ये बागी बता रहे थे और आरोप लगा रहे थे, तो फिर कांग्रेस से जब ये चुनाव लड़े थे रविंद्र सिंह तोमर और बसपा से चुनाव लड़े थे, तो 40,000 से ऊपर लगभग वोट प्राप्त किए थे रविंद्र सिंह तोमर ने। तो वो किससे लड़े थे रविंद्र सिंह तोमर? किस बसपा से लड़े थे क्या? बसपा से पहला चुनाव उनका बसपा से था, उसमें भी सिर्फ मात्र 200-300 वोटों से उनकी पराजय हुई थी। और दूसरा जो चुनाव लड़ा था उसमें कांग्रेस के टिकट पर लड़ी थी, जिसमें सिर्फ 2000 वोटों से उनकी पराजय हुई थी। तो जो वोट उन्हें मिला था वो किस हिसाब से मिला था, जिस तरीके से डंडोतिया जी कह रहे थे, तो ये है दिमनी में अगर बात करी जाए तो वास्तविक जो वोटर है वो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण होकर अपना मत करता है। अगर ठाकुर मतदाता है तो वो ठाकुरों के साथ जाता है और ब्राह्मण मतदाता है वो तो इसका मतलब कि अगर रविंद्र तोमर लड़ते हैं तो ठाकुर मतदाता उनके साथ जाएंगे, दंडोतिया जी के साथ ब्राह्मण मतदाता जाएंगे। ये सर इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इसमें भाजपा का कैडर बेस मतदाता भी टूट जाता है। जी अब ये आने वाले समय में पता लगेगा कि जिस तरीके से गिरिराज डंडोतिया, क्योंकि लोगों के जेल में बात ये जा रही है कि जिस तरीके से कांग्रेस से सीधा बीजेपी में गिरिराज डंडोतिया जी आए हैं, जनता के बीच में जिस जनता ने उन्हें भारी मतों से विजयी बनाया था, उस जनता से गिरिराज डंडोतिया जी ने जरा सी भी जिरह नहीं की, उनसे ये नहीं पूछा कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। तो इस बात से दिमनी विधानसभा की जो जनता है वो काफी नाराज जरूर चल रही है। अभी बताइए, शिवमंगल सिंह जी साथ दे रहे हैं, उनके साथ हैं पूरी तरह से शिवमंगल सिंह तोमर जी? क्योंकि ये जो बीजेपी पार्टी है इसका संगठन काफी मजबूत होता है, तो कोई खुलकर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर ये है कि मैंने आपकी आवाज कट रही है तोमर जी। जी शर्मा जी, क्या लगता है? हालांकि राकेश ने काफी अच्छा उसको ब्रीफ किया कि कौन मतदाता कहाँ जाता है। ये विकास से ज्यादा जातिगत आधारित, भिंड मुरैना तरफ कुछ जातिगत, बिंद तरफ जातिगत वोट ज्यादा। ये देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, ये जो मध्य प्रदेश के दो इलाके हैं, एक चंबल ग्वालियर संभाग का और एक बुंदेलखंड का, जहाँ कहीं ना कहीं जाति जो है वो प्रभावित करती है। बघेलखंड का, हाँ है ना, तो जाति यहाँ पर प्रभावित करती है। लेकिन मान करके चलिए दिल्ली में 50% मतदाता जाति के आधार पर जाएगा। तोमर अगर है तो वो डिवीजन कर लेगा, तोमरों में, ब्राह्मणों में है तो ब्राह्मणों को डिवीजन कर लेगा। लेकिन फिर भी पार्टी का जो वोट होता है, चाहे वो कांग्रेस का हो या भाजपा का हो, 50% वोट उसी के पास जाएगा जो पार्टी का एक उम्मीदवार रहता है। यहाँ पर एक विशेष बात इस बार दिल्ली में जो खास तौर से दिख रही है कि अगर इसमें जो शिवमंगल सिंह जी भाजपा के हैं, वो भी तोमर हैं, नरेंद्र तोमर हैं, ये दोनों लोग लगेंगे और फिर ग्वालियर चंबल संभाग की कुछ सीटें नरेंद्र तोमर को उनका प्रभारी बना दिया गया। तो ऐसी स्थिति में इस बात की इस बार संभावना कम है कि सारे के सारे तोमर उधर चले जाएं, तोमर में डिवीजन हो जाएगा। एक और बात मैं बताता हूँ, जो 80,000 का फिगर दिया है हम अपने राकेश जी ने, वो 80,000 केवल ठाकुरों का फिगर नहीं है। इसमें 80,000 में वहां का ओबीसी वोट भी इसमें से शामिल है। और मोटे तौर पर वहां का ओबीसी वोट, जैसा कि यहाँ पर ओबीसी अलग होता है, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं खुद को ठाकुर क्षत्रिय मान करके चलता है, तो मैं समझता हूँ वो वोट भी इसमें शामिल है। तो ये जो संघर्ष होगा, जो मैंने पहले कहा, ये रिजल्ट काम करेगा, केवल दो चीज पर काम करेगा। एक तो इस चुनाव में मैन टू मैन अप्रोच काम करेगी, पैसा बहुत ज्यादा खर्च होगा, न केवल दिल्ली में बल्कि सब जगह पैसा काम करेगा, व्यक्तिगत संपर्क काम करेगा। इसके अलावा दिल्ली में जो दो चीज काम करेगी, भाजपा का कैडर कितनी ताकत से जोड़ता है गिरिराज डंडोतिया जी के लिए, और दूसरा वहां पर जो बीएसपी का उम्मीदवार सामने आएगा उसका रुख क्या रहता है। बीएसपी किसको ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, कांग्रेस को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी या भाजपा को नुकसान पहुंचाएगी, उस आधार पर त्रिपाठी जी ये रिजल्ट रहेगा। तो बहुत संक्षेप में राकेश जानना चाहेंगे, बीएसपी अगर आती है तो ट्रायंगुलर फाइट होगी और नुकसान किसको पहुंचाएगी बीएसपी? अगर अभी तक फिलहाल बसपा चुनाव मैदानों में उतरने की कोई शंका नहीं है, लेकिन अगर बसपा चुनाव में आ तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका नुकसान जरूर होगा,
क्योंकि जो लोग हैं, जो प्रत्याशी है, वो अगर हेलो हाँ हाँ बोलो। हाँ, कहीं ना कहीं अगर जो बसपा मतदाता बंधु हैं, तो जिस तरीके से वो बीजेपी की तरफ थोड़ा आना चाहते हैं, तो वो न जाते हुए बसपा की तरफ जाएंगे, और अगर बसपा की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान बीजेपी को हो सकता है। इसमें एक लाइन जोड़ना चाहता हूं त्रिपाठी जी, ये बीएसपी के उम्मीदवार पर भी काम करेगा। आजकल जैसे बीएसपी अलग अलग केवल वो SC ST को ही वोट नहीं देते, कई जगह उन्होंने ब्राह्मण उम्मीदवार भी उतारे हैं। बलबीर सिंह नंदोतिया बस्ती से जीते थे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, अगर बीएसपी ने यहाँ पर कोई ब्राह्मण उम्मीदवार को मैदान में उतारा तो मान करके चलिए कि उसका नुकसान बीजेपी को होगा। अगर उन्होंने कोई ठाकुर उम्मीदवार उतारा तो उसका नुकसान कांग्रेस को होगा। इस बात पर बहुत निर्भर करेगा कि किस तरीके से। इसके अलावा एक और कांग्रेस यहाँ पर एक और काम करेगी, ये बिल्कुल मान करके चलिए, यहाँ पर किसी जिसका अच्छा जाति में प्रभाव होगा ब्राह्मणों में, कांग्रेस किसी ऐसे ब्राह्मण को पकड़ करके निर्दलीय उम्मीदवार भी खड़ा करेगी। आप देखिए 2-4 ऐसे ब्राह्मण निर्दलीय उम्मीदवार दिल्ली में आएंगे सामने। ये तो भाजपा में भी हो जाएगा, भाजपा भी ऐसा करेगी ना। ये भी कर सकते हैं ऐसा, कोई ठाकुर उम्मीदवार खड़ा करेंगे, वो भाजपा भी रविंद्र सिंह तोमर के अगेंस्ट में। हाँ, निश्चित रूप से वो कर सकते हैं। तोमर को छोड़ मतलब भाजपा ये कर सकती है कि तोमर सब कास्ट को छोड़ करके जो दीगर कोई ठाकुर है जिनका इकट्ठा वोट हो सकता है, उनको तोड़ने के लिए वो खड़ा कर सकती है। तोमर को खड़ा भाजपा नहीं करेगी, ब्राह्मण को खड़ा कांग्रेस करेगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। राकेश आपका एक बार फिर से धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिल्ली में बीते 2 चुनाव में भले ही बीजेपी को हार मिली है, लेकिन ये उसकी परंपरागत सीट है। वहीं अब जब दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बीजेपी खेमे में ही है और इस सीट पर मौजूदा समय में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का अच्छा खासा प्रभाव है, तो फिर यहाँ बीजेपी की राह ज्यादा मुश्किल नहीं लग रही। हालांकि बीजेपी के लिए माइनस पॉइंट ये है कि क्षेत्र में 6 बार उसी के विधायक चुने गए, बावजूद इसके यहाँ समस्याओं की भरमार है जो मतदाताओं के मन को शायद भटका भी सकते हैं। साथ ही अगर लोगों ने दल बदल को ठीक नहीं माना तो इसका फायदा कांग्रेस या फिर बसपा को भी मिलने की संभावना है। खैर दिल्ली के नतीजे क्या रहेंगे इस पर फिलहाल तो कयास ही लगाए जा सकते हैं, लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ उपचुनाव की जंग जोरदार होने वाली है। इसी के साथ जनता आगे जवाब है। हम फिर कल हाजिर होंगे किसी नए विधानसभा उपचुनाव जहां होने हैं उसको लेकर। आप देख रहे थे नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब।